जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप जीके जोन में। दोस्तों आज की वीडियो है एचपी पटवारी 2026 की जीके की क्लास 3। इससे पहले हम 2 क्लासेस लगवा चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था इंडिया का जीके, जिसमें हमने जो है भारतीय इतिहास की जो है 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय मध्यकालीन इतिहास और भारतीय इतिहास का अंतिम पार्ट जो है हम आज पढ़ने वाले हैं भारतीय आधुनिक इतिहास, जिसमें हम कवर करने वाले हैं थ्योरी एंड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपसे हम जो है कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं। ऐसी वीडियोस के लिए जो है लोग पेड बैच जो है देते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। हम आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारी मेहनत के लिए आपको करना क्या है, ओनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। तो वीडियो को करते हैं फटाफट शुरू। बात करें दोस्तों भारतीय आधुनिक इतिहास की, तो जो भारतीय आधुनिक इतिहास है वह जो है 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे लेकर जो है 1947 तक, जब तक कि हमारा देश आज़ाद हो हुआ था 1947 तक का समय जो है उसको जो है भारतीय आधुनिक इतिहास का समय माना जाता है। इस काल में क्या था, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी, उसका विस्तार हुआ था और भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिले थे। और साथ ही साथ दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन का भी विकास इसी समय में हुआ था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेजी शासन की स्थापना 1757 से लेकर 1857। सबसे पहले आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को जो है हराया था। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजा उद दौला और जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे उनको हराया था। इसके बाद दोस्तों 1765 में दीवानी अधिकार हुआ था, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को जो है मिला था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये अधिकार जो है मिला था। बात करें प्रशासनिक सुधार की, तो दोस्तों वारेन जो हेस्टिंग्स ने न्यायिक और प्रशासनिक सुधार किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उसने क्या किया था, स्थानीय बंदोबस्त किए थे, मतलब दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट जो है उन्होंने की थी। लॉर्ड वेल्जली जो थे उन्होंने से सहायक संधि प्रणाली को जो है लागू किया था। और जो लॉर्ड डलहौजी थे उसने क्या किया था, व्यपगत सिद्धांत को उसने जो है लाया था उसने लाया था। बात करें दोस्तों इसमें अति महत्वपूर्ण बातों की, तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाता है दोस्तों 1757 प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और यहीं से अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखें उसने क्या किया था दोस्तों, 1757 जो है प्लासी का युद्ध हुआ था और 1757 में ही जो है रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दीन को हराया था और उसने क्या किया था, अंग्रेजी सत्ता की नींव जो है भारत में रखी थी। इसके बाद दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया था और उसमें क्या हुआ था, अंग्रेजी शक्ति जो है बहुत अधिक तक जो है मजबूत हो गई थी। और 1765 में जो दीवानी अधिकार हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व वसूली का जो है अधिकार मिला था, जो कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था व्यापार के साथ साथ प्रशासन और सेना पर नियंत्रण था। पहले दोस्तों वो केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, सेना पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके बाद दोस्तों बात करें राजस्व नीतियों की, दोस्तों सबसे पहले आता है स्थायी बंदोबस्त, जो कि था रेतवाड़ी, महालवाड़ी। दोस्तों इसकी सहायक जो संधियां थी उसमें दोस्तों आता है
सहायक संधियों की बात करें दोस्तों, भारतीय राजाओं को जो है अंग्रेजी सेना रखने के बदले नियंत्रण में लिया गया था। क्या किया था दोस्तों? भारतीय राजाओं को अंग्रेजी सेना रखने के बदले में उनको क्या किया? अपने नियंत्रण में अंग्रेजों ने ले लिया था। इसके बाद दोस्तों जो भारतीय राज्यों का जो विलय था, वह कहाँ था? मैसूर, मराठा और पंजाब। अब तो जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं। मैं बेफ़ालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें क्या था? कंपनी शासन के खिलाफ पहला बड़ा संघर्ष था। इसके बाद ही कंपनी शासन जो है समाप्त हुआ था। ये इम्पोर्टेंट बात है, बाकी ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे हम बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आ जाता है आर्थिक परिवर्तन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे औपनिवेशिक आर्थिक शोषण। दोस्तों ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की संपदा का दोहन करना, धन का अपवाह करना, जिसमें दोस्तों भारत की कमाई जो है इंग्लैंड में भेजी जाती थी। दोस्तों इसमें क्या किया जाता था कि जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश शासन था, वो क्या करता था, भारत का जो भी धन था, दौलत थी, सारी कमाई जो है कहाँ भेजा करते थे, ये इंग्लैंड में भेज दिया करते थे। इन्होंने भारत को जो है बुरी तरह उस समय में लूटा था। भारत को क्या कहा जाता था? भारत को उस समय जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। बट अंग्रेजों ने जो है यहाँ से धन लूट कर जो है इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया था। इसके बाद बात करें पारंपरिक उद्योगों का पतन। तो दोस्तों इसमें जो भारतीय हस्तशिल्प जो थे और जो कुटीर उद्योग थे, उनको नष्ट कर दिया गया था। ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं से भारतीय उत्पादन प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में जो चीजें बनती थी, वो बनती थी मशीनों से। और जो भारत में जो चीजें बनती थी, वो किससे बनती थी? हाथों से। तो वो जो हाथों से काम करते थे लोग, वो मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आगे बात करें दोस्तों कृषि का व्यवसायीकरण। दोस्तों किसान अब अनाज की जगह नकदी फसलें जैसे दोस्तों नील, कपास, जूट उगाने लगे थे। इससे भूखमरी और अकाल बढ़े। कब दोस्तों? 1876 से लेकर 1878 तक और 1899 में। किसान क्या करते थे पहले दोस्तों? अपने मनपसंद की जो फसल थी उसको उगाया करते थे। बट अंग्रेजों के आने के बाद दोस्तों किसानों ने मुख्यतः कौन सी फसल उगाना शुरू कर दी? नील, कपास और जूट। क्योंकि दोस्तों इनके जो है अंग्रेजों का क्या काम था कि वह ऐसी फसलें उगाते थे जिससे उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा मिल सके। इससे क्या हुआ था? इससे दोस्तों इंडिया में जो है भुखमरी और अकाल जो है बढ़ने लगे थे। इसके बाद दोस्तों बात करें भूमि व्यवस्था में परिवर्तन की। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो था जिसको उससे क्या होता है किसान शोषित हुए थे। रेतवाड़ी और मालवाड़ी कर अधिक जो है सुरक्षा कम थी। उसमें क्या था दोस्तों लोगों से इसमें क्या किया जाता था कर जो है बहुत अधिक ले लिए जाता था। लेकिन जो दोस्तों जो सुरक्षा थी वो मात्र थोड़ी सी ही थी। इसके बाद दोस्तों बात करें आधुनिक साधनों का विकास की। तो दोस्तों उस समय जो है रेलवे, डाक, तार, सड़कें बनी। दोस्तों किसने बनवाई थी? ये सब काम जो है बेसिकली अंग्रेजों ने ही करवाया था। क्या काम किया था दोस्तों? रेलवे होगी, डाक होगी, तार होगी, सड़कें जो है उस समय अंग्रेजों ने ही बनाना शुरू की थी। प्रशासन और शोषण के लिए और दोस्तों लेकिन राष्ट्रीय एकता में जो है सहायक ये बने थे साधन जो थे, ये राष्ट्रीय एकीकरण में जो है एकता में जो है सहायक बने थे। बेसिकली दोस्तों अंग्रेजों ने ये सब जो है काम जो रेलवे थी, सड़क वगैरह थी, इसलिए बनाए थे ताकि जो व्यापार वो करते थे, इंडिया से जो धन लूट कर जो है इंग्लैंड ले जाया करते थे, ताकि उनको ले जाने में आसानी हो। इसके लिए उन्होंने इंडिया में ये सुविधाएं चालू करवाई थी। अब बात करते हैं आधुनिक उद्योगों की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत हुई थी कपड़ा, जूट, लौह इस्पात और कब किसने की थी दोस्तों? टाटा ने 1907 में।
सीमित पूँजी और दोस्तों सरकारी उपेक्षा के कारण जो है धीमी प्रगति थी। मतलब दोस्तों उस समय जो है सरकारी उपेक्षा थी, उस कारण जो है जो व्यापार की जो गति थी, बिल्कुल ही क्या थी, धीमी थी। आगे बात करें दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की, कि सामाजिक परिवर्तन उस समय क्या हुआ था? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी शिक्षा और नई चेतना। दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा से तर्क, समानता, स्वतंत्रता के विचार फैले और मध्य वर्ग का जो है उदय हुआ था। जो मिडिल क्लास का था उस समय ही उदय हुआ था। पहले ऐसी कोई भी मिडिल क्लास नाम की चीज़ नहीं होती थी। इसके बाद बात करेंगे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सुधार। जो समाज में बुराइयां थीं उनके विरुद्ध जो है सुधार होना आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले जो है सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह विरोध, स्त्री शिक्षा आदि पर जो है काम हुआ था। ये सब क्या थी? समाज में कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनके विरुद्ध जो है सुधार के लिए कार्य किए गए थे। आगे बात करें दोस्तों जाति व्यवस्था पर प्रभाव। तो जाति की कठोरता कुछ हद तक जो है कम हो गई थी। पहले दोस्तों जाति की कठोरता जो है बहुत ही अधिक हुआ करती थी, लेकिन इस समय तक जो है कुछ हद तक मतलब थोड़ी सी जो कठोरता थी कम हुई थी। नए पेशों और शहरों में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी थी। जो नए नए पेशे आ रहे थे और शहरों में जो सामाजिक गतिशीलता थी, मतलब दोस्तों जो सामाजिक स्पीड थी उस समय की, तो वो धीरे-धीरे बढ़ना क्या हो गई थी? आरंभ हो गई थी। आगे बात करें जो महिलाओं की स्थिति में सुधार की, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है महिला शिक्षा का प्रसार हुआ। मतलब दोस्तों महिलाएं भी शिक्षा अर्जित करना आरंभ कर दी थी। सुधार आंदोलनों से महिलाओं के अधिकारों की चर्चा होना आरंभ हो गई, कि महिलाओं को भी जो है पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, पुरुष प्रधान समाज जो है हुआ करता था, जिसमें पुरुष को ही जो है क्या माना जाता था? स्वामी माना जाता था। और महिलाओं को केवल जो है सेविका के रूप में ही देखा जाता था। इसके बाद बात करें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों की। दोस्तों इसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन शामिल हैं। और समाज में आत्मचिंतन और सुधार की भावना जो है उत्पन्न हुई थी। इन धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे, इनमें से क्या हुआ था दोस्तों? समाज में आत्मचिंतन, मतलब दोस्तों अपने बारे में आत्मचिंतन मतलब करना, कि अपने अंदर झांक के जो है विचार प्रकट करना और दोस्तों सुधार की भावना जो है उत्पन्न हुई थी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय चेतना का विकास। इससे दोस्तों क्या हुआ था? अखबार, शिक्षा, सामाजिक संगठन आरंभ हो गया था। तो दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लें। दोस्तों जो मैं बोलता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो समझ लेना कि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसका आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 की को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि दोस्तों जो है 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और दोस्तों कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों ये हुई मेरठ से। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लें। इसके मुख्य कारण क्या थे? जो दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था, इनके मुख्य कारण क्या थे? तो दोस्तों अंग्रेजों की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियां, जो भी अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक के साथ साथ आर्थिक नीतियां जो लागू की थी, उनके विद्रोह में जो है यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद दोस्तों सैनिकों में असंतोष आ गया था, क्योंकि
उस समय क्या होता था दोस्तों, कारतूस में जो है राइफल की कारतूस की समस्या आई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था दोस्तों, वहाँ पर सूअर और गाय के जो है मांस का उपयोग किया जाता था। इस कारण जो है सैनिकों में भी असंतोष आ गया था। बात करें दोस्तों नेतृत्व की, तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली में जो है नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, कानपुर में किया था नाना साहेब ने, झांसी में किया था नेतृत्व झांसी की रानी जो थी रानी लक्ष्मीबाई ने, और अवध में जो है वो किया था बेगम हजरत महल ने, और बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। बात करें दोस्तों दिल्ली पर कब्जा, तो दोस्तों विद्रोहियों ने दिल्ली पर जो है अधिकार कर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था। तो विद्रोहियों ने क्या किया था, दिल्ली पर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया था, और जो बहादुर शाह जफर थे उनको जो है उन्होंने सम्राट घोषित कर दिया था। इसके स्वरूप जो क्या हुआ, ये सैनिक विद्रोह के साथ साथ जो है जन आंदोलन भी बन गया है। पहले ये केवल जो है जो सैनिक थे उन्हीं का ये विद्रोह था, लेकिन बाद में जो जनसाधारण थे जनसाधारण थे उनका भी यह आंदोलन जो है जन आंदोलन जो है बन गया था। बात करें दोस्तों असफलता के क्या कारण रहे हैं, जो ये आंदोलन था इसके असफलता के क्या कारण रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी थी एकता और संगठन की कमी, क्योंकि भारतीयों में भारतीयों में आपसी क्या नहीं था, आपसी एकता ही नहीं थी। इसी कारण तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीयों पर इतने साल जो है राज किया था। तो सबसे बड़ा कारण क्या था, एकता और संगठन की कमी, मतलब दोस्तों लोगों में जो है एकजुट रहने की जो है कमी बहुत अधिक थी। आधुनिक हथियारों का अभाव, तो दोस्तों आधुनिक अधिकार हथियारों का अभाव से मतलब है दोस्तों, उस समय क्या था, अंग्रेजों के पास जो थे एनजीओ के पास क्या थे, तो बंदूक जो कि दोस्तों क्या थी, उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रमुख हथियार थी, लेकिन भारत में क्या था, केवल तलवार वगैरह ही थी। मतलब दोस्तों हथियार के मामले में भारत जो है अंग्रेजों से काफ़ी हद तक पीछे थे। उनके पास जो था लेटेस्ट, मतलब दोस्तों आधुनिक उस समय जो है लेटेस्ट हथियार हुआ करते थे, और जो भारत के लोग थे उनके पास केवल तलवार वगैरह जो कि प्राचीन हथियार थे, केवल वही थे। इस कारण दोस्तों भारतीयों के पास क्या था, आधुनिक हथियारों का अभाव था। सभी वर्गों का पूर्ण समर्थन नहीं, दोस्तों जो भी वर्ग थे उस समय, तो उस समय सभी वर्गों ने एक दूसरे का समर्थन नहीं किया था। सभी एक साथ जो है भैया कि सभी में एकता की भावना नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया, और भारतीय प्रशासन और सेना में बड़े परिवर्तन किए गए। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन की नींव जो है पड़ी थी, स्वतंत्रता की भावना को जो है व्यापक बल मिला था। इसे दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 विद्रोह को क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, 1857 के विद्रोह को। प्रमुख कारण की बात करें तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सैन्य असंतोष। प्रमुख नेता जो थे इसमें दोस्तों थे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और कुंवर सिंह। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, कंपनी शासन समाप्त हो गया था, और 1858 में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन जो है स्थापित हो गया था।
इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पर राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 1885 से लेकर 1915 तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो कि हुई थी 1885 में, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्थापना दोस्तों इसकी हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम। मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 28 दिसंबर 1885 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम। और पहला अधिवेशन कब कहाँ हुआ था इसका? वो हुआ था बम्बई में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इनका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। दोस्तों राजनीति के प्रति लोगों को जो है जगाना, और जो है अंग्रेजी शासन के सामने अपनी मांगे रखना। जो अंग्रेजी उस समय जो है अंग्रेजी शासन हुआ करता था, तो उनके सामने जो है अपनी क्या करना, मांगे रखना। इसके बाद दोस्तों बात करें प्रारंभिक राष्ट्रवाद की, तो इसमें प्रमुख नेता जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और तरीके की बात करें तो दोस्तों पहले ये प्रार्थना किए करते थे, याचिका किए करते थे, भाषण दिए करते थे, और प्रस्ताव भेजा करते थे। मतलब दोस्तों ये अपनी मांगे मनाने के लिए जो है ना कोई हथियार उठाया करते थे, ना कोई लड़ाई किया करते थे। बस सिंपल क्या करते थे, उन अंग्रेजी शासन से जो अंग्रेजी प्रशासन था उससे प्रार्थना करते थे, याचिकाएं लाते थे, भाषण देते थे, और कुछ प्रस्ताव भी रखते थे। उनकी प्रमुख मांगे थी प्रशासनिक सुधार हो, भारतीयों की सरकारी सेवाओं में भागीदारी हो। जो दोस्तों सरकारी जो सेवाएं थी उसमें केवल अंग्रेजों को ही शामिल किया गया था, तो इनकी मांग थी कि इसमें जो है भारतीयों को भी जो है सरकारी सेवाओं में भागीदारी प्राप्त हो, करों में कमी हो। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अधिक जो है कर लगा दिए थे, तो उनकी मांगी थी कि उन करों को कम किया जाए। और नागरिक अधिकार, मतलब जो दोस्तों भारत के जो नागरिक थे उनको क्या होना चाहिए? अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये इनकी क्या थी? प्रमुख मांगे थी। इसके बाद दोस्तों बात करें आर्थिक राष्ट्रवाद की, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी का निष्कासन सिद्धांत जो है उसे क्या बोले जाते हैं? ड्रेन थ्योरी बोले जाते हैं, जो कि भारत की गरीबी के लिए अंग्रेजी शासन को जिम्मेदार ठहराया था। क्योंकि दोस्तों इनका मानना था, जो ये दादा भाई नौरोजी थे, इनका मानना था कि भारत में जो भी गरीबी है इसका मुख्य कारण जो अंग्रेजी शासन है वही है। क्योंकि अंग्रेजी शासन के कारण ही, हुकूमत के कारण ही भारत में गरीबी देखने को मिल रही है। नंबर 4 पर बात करें बंगाल विभाजन की, जो कि हुआ था 1905। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 से एग्जाम में पूछा जा सकता है। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बात करें कारण की, तो जो प्रशासनिक बताया गया है, पर जो है असली उद्देश्य जो उसका था राष्ट्रीय आंदोलन को है कमजोर करना था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। मतलब दोस्तों भारत में जो आंदोलन चला था उसमें क्या था, जो स्वदेशी था उसको अपनाओ, और जो विदेशी था उसका बहिष्कार करो। मतलब उसको जो है देश से बाहर निकालो, ताकि जो है अपने देश की उन्नति और प्रगति हो सके, और इंडिया का जो धन है वो इंडिया में ही रहे। आगे बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो उसके प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। और उनका नारा था स्वराज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
किसका नारा था ये था बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज का मतलब है दोस्तों स्व प्लस राज। स्व का मतलब है मेरा और राज का मतलब है शासन। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक क्या बोला करते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब हमारे देश में क्या होना चाहिए, हमारा ही शासन होना चाहिए। और वह कहते थे ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये इनका नारा हुआ करता था। तो दोस्तों स्वराज के अगर आपको कोई प्रश्न आए तो सीधा सीधा समझ लेना वह बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। तरीके की बात करें दोस्तों, जन आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। तो दोस्तों उनका मुख्य तरीका क्या था कि लोगों को अपने साथ जोड़ना ताकि यह जन आंदोलन का रूप ले ले। बहिष्कार मतलब दोस्तों जो विदेशी वस्तुएं थी उनको जो है खरीदने से मना करना ताकि जो है स्वदेशी चीजें जो ज्यादा प्रमोट हो सकें और जो विदेशी चीजें हैं उनका देश में आगमन जो है कम हो जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब है लोगों को जो है इसके प्रति कि हमारे जो देश है उस पर हमारा अधिकार है, इसके प्रति प्रत्येक लोगों को जागरूक करना और अपने साथ जोड़ना। इसके बाद बात करें कांग्रेस के विभाजन की, जो कि कब हुआ था दोस्तों 1907 में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। स्थान था सूरत अधिवेशन। सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था ये दो गुटों में बटा था। पहला था नरम दल और दूसरा था गर्म दल। नरम दल को मध्य मार्गी भी कहा जाता है और गर्म दल को उग्र दल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्थान कौन सा दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1906 में। कहाँ हुई थी, वो हुई थी ढाका में। स्थान था ढाका और इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, मुस्लिम लोगों की जो हितों की जो है रक्षा करना। इसके लिए जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो कि ढाका में की गई थी। इसके बाद में अलगाव की राजनीति को बढ़ावा मिला था। इसके बाद दोस्तों बात करें होम रूल आंदोलन की, जो कि 1916 में था। तो उसके नेता थे तिलक और एनी बेसेंट। स्वशासन की मांग इन्होंने की थी जिससे आगे जन आंदोलन को दिशा मिली थी। इसके आगे बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद की। तो सबसे पहले आता है उग्र राष्ट्रवाद में इसकी डेफिनेशन। तो इसका जो डेफिनेशन है दोस्तों यह है, उग्र राष्ट्रवाद एक क्या थी, विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी, जिसमें अंग्रेजी शासन का खुला विरोध किया था। मतलब दोस्तों पहले अंग्रेजी शासन का विरोध बहुत कम किया जाता था और जो भी उनका विरोध किया जाता था वो खुले रूप से नहीं किया जाता था। लेकिन दोस्तों जो उग्र राष्ट्रवाद की जो दोस्तों विचारधारा थी उसमें जो लोग शामिल थे वो क्या करते थे, अंग्रेजी शासन का खुला विरोध किया करते थे। इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज था, न कि केवल अधूरा। वह क्या करते थे, वो बोलते थे कि भारत पर जो है केवल भारतीयों का हक है और जो है स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए वह केवल जो है पूर्ण रूप से स्वराज की प्राप्ति चाहते थे, न कि केवल सुधार। अगर बात करें उदय के समय की तो दोस्तों लगभग 1905 से 1945 के बीच का समय रहा है और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 के बाद उग्र राष्ट्रवाद की विशेषता पर जो है बल मिला है। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो दोस्तों मैंने बताया था बाल गंगाधर इसके प्रमुख नेता रहे हैं, जो उग्र विचारधारा थी उसकी। और उनका ये जो है नारा रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वो बोलते थे कि मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ कौन थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल। इन्होंने मिलकर क्या नाम रखा था दोस्तों, लाल बाल पाल। पूछा जा सकता है दोस्तों पेपर में, लाल बाल पाल कौन थे, तो दोस्तों वो थे
लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों का नाम को जो है जोड़ के बोला जाता है लाल बाल पाल। यहाँ तक समझ आया? आगे बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद के उद्देश्य की। जो उग्र राष्ट्रवाद था उसका उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति। और वो स्वराज की प्राप्ति कैसी? पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जो है जागृत करना, मतलब दोस्तों राष्ट्र के प्रति जो है मरने मिटने के लिए जो है तैयार हो जाना। विदेशी शासन का अंत, मतलब दोस्तों जो अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा था उसका अंत करना। भारतीय उद्योग व शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि दोस्तों भारत में क्या था, विदेशों से सामान आता था और दोस्तों विदेशी चीजें जो है भारत में जो उस समय जो है मिला करती थी, तो उनका जो है क्या किया था उन्होंने? बहिष्कार किया था। और ये क्या करते थे? स्वदेशी को जो है अपनाने की मांग करते थे और शिक्षा को बढ़ावा दिया था ताकि जो है लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। बात करें दोस्तों इनके आंदोलन के तरीके क्या-क्या थे? तो दोस्तों ऊपर ही मैंने बताया कि इनके आंदोलन के तरीके थे स्वदेशी स्वदेशी अपनाओ और जो सो बहिष्कार करो किसका? विदेशी का। विदेशी का बहिष्कार करो और जो स्वदेशी है उसे अपनाओ। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार, जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसका प्रचार हो ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जो है क्या हो? जागरूक हों जागरूक हों। जनसभाएं और जुलूस निकाले गए ताकि जो है आत्म बलिदान और संघर्ष पर जोर हो। जैसा कि मैंने बोला लोग अपने राष्ट्र के लिए क्या हो? मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएं, आत्म बलिदान के लिए जो है तैयार रहें। इसके प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है स्वदेशी आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1905 में। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। उसके बाद आता है राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना। क्या हुआ था? राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की गई थी। बात करें दोस्तों कांग्रेस से मतभेद की। जो नरम दल ने के जो है शांतिपूर्ण तरीकों से असहमति प्राप्त हुई थी। परिणाम स्वरूप 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था। सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही थी? उग्र नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वासन हुआ था। मतलब दोस्तों जो उग्र नेता थे जो कि अंग्रेजों को खुले रूप से चुनौती देते थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तिलक को जो है क्या हुआ था? कारावास, यानी तिलक को जेल हो गई थी और दमनकारी कानून जो है लागू किए गए थे। बात करें ऐतिहासिक महत्व की तो दोस्तों जो जनता को राजनीतिक रूप से क्या किया गया था? जागरूक किया था ताकि जनता को जागरूक करके जो है उसे अपने अधिकारों का पता चल सके। राष्ट्रीय आंदोलन जो है को जो है जन आंदोलन बनाया गया था, क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो जन आंदोलन का रूप धारण कर ले ताकि जनता को की भागीदारी भी इसमें शामिल हो सके। आगे चलकर क्या हुआ था? गांधी जी के आंदोलनों की पृष्ठभूमि जो है तैयार की है, उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। इनके दोस्तों प्रमुख नेता जो है इनके नाम याद कर लें। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिसे बोला जाता है लाल बाल पाल। और इनका प्रमुख नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका अर्थ होता है स्वराज मतलब मेरा, राज मतलब शासन, मतलब हमारा देश पर हमारा शासन, ये हमारा क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ तक समझ आया होगा आपको, तो आप आगे बढ़ें। आगे आ जाता है दोस्तों गांधी युग, जो कि कब था? 1915 से लेकर 1947 तक। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत आगमन और नेतृत्व 1915। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से कहाँ से लौटे थे? वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब? 1915 में। उन्होंने भारतीय राजनीति में अहिंसा और सत्याग्रह को आधार बनाया। उन्होंने क्या किया दोस्तों?
भारतीय राजनीति में अहिंसा और सत्याग्रह यानी दोस्तों कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा का क्या करते थे ये विरोध करते थे और अहिंसा का जो है हिंसा को जो है ये सही मानते थे और सत्याग्रह यानी दोस्तों सत्य के पथ पर चलना, सत्य के पथ पर चलना। को इन्होंने क्या किया था राजनीतिक अधिकार आधार जो है बनाया था। गोपाल कृष्ण गोखले उनके क्या थे राजनीतिक गुरु। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो गांधी जी थे उनके जो है राजनीतिक गुरु कौन थे तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रारंभिक आंदोलनों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला आ जाता है चंपारण सत्याग्रह 1917। ये दोस्तों नील की खेती के खिलाफ किसानों का आंदोलन था और जिसमें दोस्तों अहमदाबाद मिल हड़ताल आ जाता है 1918 जिसमें क्या था दोस्तों मजदूरों के अधिकारों के लिए था। दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें क्या था नील की खेती के खिलाफ किसानों का आंदोलन था और जो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी वो क्या था दोस्तों मजदूरों के अधिकारों के लिए जो है आंदोलन किया गया था। इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 जो कि किसके लिए था कर माफी के लिए। सबसे पहले किस लिए था दोस्तों जो नील की खेती की जाती थी उसके विरोध में जो आंदोलन किया गया था। उसके बाद जो है मजदूरों के अधिकारों के लिए और अंत में दोस्तों जो कर जो है अंग्रेजों ने बहुत अधिक बढ़ा दिए थे उनको कम करने के लिए किसानों का संघर्ष था। इसके बाद आता है दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं सरकारी नौकरियों अदालतों और स्कूलों का क्या हुआ था दोस्तों बहिष्कार। मतलब दोस्तों मैंने अभी ऊपर भी बताया कि जो भी विदेशी चीजें थी जो भी अंग्रेजी चीजें थी उनका क्या किया था बहिष्कार यानी क्या किया था विरोध विरोध किया था। चोरा चोरी कांड हुआ था कब हुआ दोस्तों 1922 के बाद जो है गांधी जी ने आंदोलन क्या किया था वापिस ले लिया था। कौन सा आंदोलन दोस्तों असहयोग आंदोलन कब लिया था वापिस दोस्तों 1922 में चोराचारी कांड के बाद। इसके रचनात्मक कार्यक्रम की बात करें तो दोस्तों खादी और चरखा को क्या मिला था बढ़ावा मिला था। आपने सुना होगा गांधी जी के समय क्या चलता था चरखा और गांधी जी क्या पहना करते थे खादी। खादी और चरखे को क्या मिला था बढ़ावा मिला था। अस्पृश्यता का जो है विरोध हुआ था। हिंदू मुस्लिम क्या क्या हुआ था एकता हुई थी। ग्राम स्वराज हुए थे। नारी सशक्तिकरण पर जो है बल दिया था जोर दिया था। इसके बाद आता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 जिसमें क्या था दांडी मार्च जिसे कि दोस्तों क्या बोलते हैं नमक कानून का उल्लंघन के लिए जो है आरंभ किया गया था। दोस्तों इसके बाद आता है विदेशी वस्तुओं और करों का बहिष्कार किया था जो कि मैंने अभी ऊपर बताया। और गांधी इरविन समझौता जो कि अब हुआ था 1931 में। दोस्तों जो मेन बातें हैं मैंने वही लिखी हैं आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने डिटेल में जाएंगे आगे सिलेबस बढ़ता ही जाएगा आपको पिछला भूलता जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर मेन बातें ही लिखी हैं। बाकी अंत में हम कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे उससे आपको जो है सारा क्लियर हो जाएगा। आगे आता है दोस्तों नंबर 6 पे गोलमेज सम्मेलन जो कि भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए लंदन में सम्मेलन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ किया गया था दोस्तों लंदन में किसके लिए किया गया था भारत के संवैधानिक भविष्य की चर्चा के लिए। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे दूसरे दूसरे। इसके बाद आता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ये शुरू हुआ था।
और इसमें नारा क्या था दोस्तों? करो या मरो, डू एंड डाई। आंदोलन के दौरान गांधी जी और अन्य नेता को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको क्या कहा था कि यदि आप हमारा साथ दोगे और यदि हम जीत गए तो भारतीयों को जो है विशेष अधिकार प्राप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही फर्स्ट विश्व युद्ध जो है ये अंग्रेज जीते थे, तो इन्होंने भारतीयों को कुछ विशेष अधिकार देने तो दूर की बात, जो भारतीयों के पास अधिकार थे वो भी उनसे छीन लिए थे। इसलिए दोस्तों जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों से मांग की थी कि आप हमारा साथ दो। लेकिन इस बार जो है इंडियन समझ गए थे कि अगर यदि इनका साथ दिया तो इसके बाद हमारा हाल और भी बुरा हो सकता है। तो इंडियंस ने क्या किया था, इनका साथ नहीं दिया था और इसके बाद जो है अंग्रेज जो है सेकंड विश्व युद्ध के गए थे, हार गए थे। इसके बाद बात करें स्वतंत्रता और विभाजन की, जो कि कब हुआ था? 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी भारत को 15 अगस्त 1947 में। और देश का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में। गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए उपवास और शांति प्रयास किए। जो सांप्रदायिक जो तो हिंसा भड़की थी जब देश जो है दो भागों में विभाजित हुआ था, भारत और पाकिस्तान में, तो उस हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? उपवास रखा था, ताकि शांति जो है स्थापित की जा सके। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गांधी युग का महत्व। गांधी युग जो था उसका क्या महत्व था? सबसे पहले दोस्तों जन जन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा था, क्योंकि दोस्तों गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे और ज्यादातर आंदोलन जो है उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर ही किए थे और उन्होंने कई पैदल यात्राएं की थी। तो सबसे पहले जाता है जन जन को स्वतंत्रता आंदोलन से उन्होंने जोड़ा था। हिंसा और सत्य पर बल दिया था। गांधी जी बोलते थे कि हिंसा का मार्ग जो है कभी नहीं चुनना चाहिए और ना ही कभी असत्य का मार्ग चुनना चाहिए। इसलिए वह हमेशा अहिंसा और सत्य के मार्ग पर ही चला करते थे और उस पे ही हमें चलने की क्या देते थे? शिक्षा देते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो लोग थे उनके लिए जो आंदोलन हुए थे उनमें लोगों की भागीदारी होने के लिए जो है लोगों को सम्मिलित किया था, ताकि इन आंदोलन को आम जनता का आंदोलन बनाया जा सके। इसके बाद दोस्तों आता है संवैधानिक विकास। दोस्तों सबसे पहले जो पहला संवैधानिक सुधार हुआ था वो हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इसका परिणाम क्या हुआ था दोस्तों? भारत में ब्रिटिश संसद ने भारतीय अधिकारियों को प्रशासन में सीमित भागीदारी दी थी। क्या हुआ था दोस्तों? जो ब्रिटिश संसद थी उसने भारतीय अधिकारियों को प्रशासन में कुछ सीमित भागीदारी दी थी। बात करें इसकी मुख्य बातों की तो दोस्तों केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो है परिषदों का गठन हुआ था। भारतीय अधिकारियों को सलाह देने का क्या अधिकार प्राप्त हो गया था। कार्यकारी और विधायित्री का स्पष्ट विभाजन नहीं था। तो दोस्तों कार्यकारी जो विधायिका थी उसका उस समय क्या था? स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया था। इसके बाद बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की, तो दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ था? परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को क्या किया? बढ़ाया गया था। संख्या क्या थी? बड़ी थी। यदि बात करें इसकी प्रमुख बातों की, तो इसकी प्रमुख बातें थी भारतीयों को जो है कि यह नॉमिनेट किया जाने लगा था, नामांकित किया जाने लगा था। अगर सीमित अधिकारों की बात करें तो मुख्य रूप से जो है इन पर जो है चर्चा की गई थी। चुनाव की शुरुआत हुई थी लेकिन बहुत ही सीमित, मतलब बहुत ही कम जो है
जो चुनाव होते थे उस समय। आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था दोस्तों, प्रारंभिक विकासवादी कदम उठाए गए थे। सबसे पहले विकासवादी कदम कब उठाए गए थे दोस्तों, 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था उसके बाद ही। यदि बात करें इसकी कुछ प्रमुख बातों की, दोस्तों भारतीयों को केंद्र और प्रांतों में मंत्री बनाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। मतलब दोस्तों जो भारतीय थे केंद्र और प्रांतों में क्या बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे। अधिनियम के शर्तानुसार जो है जिम्मेदारी को शुरू किया था और केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ा था। पहले क्या था, भारतीय प्रतिनिधित्व इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके बाद जो है केंद्र विधानमंडल में जो है भारतीयों का नेतृत्व बढ़ने लगा था। बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, यूरोपीय प्रणाली प्रांत सरकार में लागू की गई थी। जिसकी मुख्य बातों की बात करें, सबसे पहले आता है दोस्तों, प्रांतीय विभागों को दो हिस्सों में बांटा गया था, रिजर्व भाग और दूसरा जो था सामान्य भाग। रिजर्व भाग में दोस्तों ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और जो सामान्य भाग था उसे भारतीय मंत्रियों के द्वारा उसे क्या किया जाता, नियंत्रित किया जाता था। विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार हुए थे। मतलब सबसे ज्यादा संवैधानिक सुधार कब हुए थे दोस्तों, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इसकी प्रमुख बातों की बात करें तो दोस्तों यूरोपीय प्रणाली समाप्त, प्रांतीय स्वशासन लागू किया गया था, दो स्तर केंद्र और प्रांत जो है प्रारंभ हो गए थे। केंद्र में सीमित रचयात्मकता और प्रांतों में अधिक स्वतंत्रता मिली थी। भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय सरकार में अधिकार मिलने आरंभ हो गए थे। भारतीय राजनीति में जो है संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद बात करें स्वतंत्रता की तैयारी की, तो 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संवैधानिक प्रस्ताव जो है तैयार किया था और उसके बाद ही स्वतंत्रता और विभाजन हुआ था कब, 1947 में। तो क्या हुआ था दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था और भारत दो हिस्सों में बांट दिया गया था, किसमें, इंडिया एंड पाक, भारत और पाकिस्तान। इससे क्या हुआ था दोस्तों, भारी जनहानि हुई थी और विस्थापन हुआ था, लोग यहाँ से वहां बसने के लिए क्या हो गए थे, विवश हो गए थे। भारत स्वतंत्र हुआ और अस्थायी संविधान था, कब तक, 1947 से लेकर 1950 तक जो है लागू हुआ कौन सा, अस्थायी संविधान। और 1950 में जाकर भारतीय संविधान फिर लागू हुआ था। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बातें यही हैं कि भारत में अस्थायी संविधान कब तक था, तो 1947 से 1945 तक था। वो संविधान कब लागू हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1950 में। और दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, दुनिया का सबसे लिखित और सबसे लंबा और लिखित संविधान इंडिया का ही है। लोकतांत्रिक गणराज्य और संघीय ढांचा है, मतलब यहाँ क्या है, लोगों को लोगों के द्वारा लोगों पर जो है शासन, मतलब दोस्तों लोगों के लिए शासन करने का अधिकार प्राप्त है। ये थी दोस्तों आज की थ्योरी, जो क्लास 3 की थ्योरी थी। अब हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों क्लास 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और जिस भी प्रश्न का आपको जवाब पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अंत में चेक करें कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाती है। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंग्रेजी स्कूल कब खोला गया था।
जिस किसी को भी पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1830। आपका अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? अभी हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा, मैंने बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताएं बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1905। आपका अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी मैंने ऊपर भी बोला। तो बताएं किस किस को पता है इसका जवाब? तो इसका सही जवाब होगा 1885 ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है पहला भारतीय जो आईसीएस मतलब दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुआ था, बताओ कौन हुआ था? तो वो हुआ था आर सी दास। याद रखें आर सी दास। आपका अगला प्रश्न है मॉडर्न प्रेस का प्रारंभ भारत में किसने किया? बताएं दोस्तों मॉडर्न प्रेस का आरंभ जो है भारत में किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेम्स हेली। आपका अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई कब लड़ी थी? बताएं कब लड़ी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1757। आपका अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्रिटिश शासन और राजा राम मोहन राय। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पूछा जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था? तो ऑप्शन हो गए यदि राजा राम मोहन राय तो सीधा उसको टिक कर देना है। आपका अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बताओ कब हुआ था? रोलेट एक्ट कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1919। जस्ट अभी हमने वही पढ़े थे जो एक्ट थे। आपका अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ऐसे एग्जाम में घुमा के पूछ सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ही पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1869। यहाँ पर गलत जवाब है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा ऑप्शन 1869। आपका अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फटाफट बताएं, जस्ट ऊपर ही पढ़ा है हमने। किस किस को पता है फटाफट बताते चलें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1920। आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका सही जवाब होगा 1942 ऑप्शन सी 1942। आपका अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएं किसने किया था? अभी जस्ट ऊपर ही पढ़े हमने, जहां हमने पढ़ा था गांधी युग, तो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। आपका अगला प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? बताएं फटाफट हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1915 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा ऊपर ही पढ़ा हमने एओ ह्यूम, जिसने क्या किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन
का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बताओ कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन का आरंभ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1905 में। आपका अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक शिक्षक आयोग की स्थापना किसने की? मतलब दोस्तों कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1920 में। आपका अगला प्रश्न है, खाद्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट बताएं, इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए। तो सही जवाब होगा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। किसका नेतृत्व किया था? चरखा और खादी आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत के लिए किस वर्ष हुई? बताएं फटाफट, कब हुई थी? 1930 से 1932। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कॉन्फ्रेंस कानून कब लागू हुआ? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। कब हुआ था? ये हुआ था 1861 में। ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अत्यधिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस वर्ष में सैंडर्स की हत्या की थी? तो बताएं कब की थी? किस किसको पता है इसका जवाब? फटाफट बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1928। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सीमित स्वशासन और संघीय ढांचा। आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर जो पार्टी थी उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने किस क्षेत्र में भाग लिया था? तो दोस्तों जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों ने किस क्षेत्र में भाग लिया था? तो उन्होंने लिया था दोस्तों यूरोप और जो मिडिल ईस्ट जो है उसमें जो है इन्होंने भारतीय सेनाओं ने भाग लिया था। आपका अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी किसान आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जस्ट अभी ऊपर ही बताया मैंने। तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1906 में। आपका अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्यों कहा जाता है? उन्होंने क्या किया था ऐसा? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? भारतीय समाज सुधारक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला संसद कौन बनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत की पहली महिला सांसद कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका मुख्य कारण था ये सभी अंग्रेजों की सेना में भेदभाव था, भूमि पर उनका क्या अधिग्रहण था, वो आर्थिक शोषण कर रहे थे,
जैसे दोस्तों इंडिया से धन लूटकर जो है अपने देश ले जाते थे, सामाजिक धार्मिक मुद्दे जो है बढ़ाते थे ताकि जो हिंदू मुस्लिम वगैरह है उनके आपस में कभी न बने। तो ये सभी कारण जो थे 1857 की क्रांति के मुख्य कारण थे। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 3 के। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हमारी मेहनत के लिए केवल एक सब्सक्राइब कर दें, लाइक करके जो है चैनल को और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा-सा कमेंट कर दें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।